हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इकोलॉजी के टॉपिक को पढ़ा रहा हूं। इसमें हमने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन वाले चैप्टर पे आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। जो इसके पहले मैंने जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए थे उसमें बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे एबायोटिक फैक्टर। जो एबायोटिक फैक्टर है उसका ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एनवायरनमेंट का जो एबायोटिक फैक्टर है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कैसे रिस्पॉन्ड करता है या ऑर्गेनिज्म उससे कैसे जो है इंटरेक्ट करता है, बेसिकली इस चीज़ को देखा था। तो उसमें कुछ जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया था और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वो पसंद आया होगा, आपको वो समझ में आया होगा। आपने जब किताब को पढ़ा होगा, जब आपने बुक रीडिंग की होगी तो आपको टॉपिक क्यों इसमें रेलिवेंट है ये बात समझ में आई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा हम उसी के कंटिन्यूएशन में लेक्चर को रखेंगे। आज के टॉपिक में हम एक एक एबायोटिक फैक्टर को उठाएंगे और उसकी डिटेलिंग करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें हम 4 टाइप के एबायोटिक फैक्टर, मेजर 4 टाइप के एबायोटिक फैक्टर हैं: टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल। ठीक है, इनकी स्टडी करने वाले हैं कि ये कैसे असर डालते हैं। इनको पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे, ये कैसे असर डालते हैं। तो उसके कंटिन्यूएशन में हम जो पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर। एक्चुअल में टेम्परेचर जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, जिसका जो है असर पड़ता है ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल फिटनेस पे। एक चीज़ जानो ना कि असर किस बात पे पड़ता है, ऑर्गेनिज्म के फिटनेस पे। ये फिटनेस क्या है ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ इस टेम्परेचर का क्या असर है। देखिए, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे जस्ट इसे डिक्टेट ही करना है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि एक एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है, जो हम टेम्परेचर है, इसको हम देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर का असर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या पड़ेगा। जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में हम 2 को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट को और एनिमल को। ऑर्गेनिज्म में ऐसे तो पूरे 5 किंगडम में से आप किसी को ले सकते थे, लेकिन जो आपके बुक में जो डिस्कशन किया गया है वो सारे डिस्कशन इन्हीं के रेफरेंस में है, प्लांट और एनिमल के, कि प्लांट बॉडी पे क्या असर पड़ेगी और एनिमल बॉडी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी बेसिकली इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल को। अब एक चीज़ देखिए कि ये टेम्परेचर, जैसा कि एक चीज़ आपको बताया था मैंने कि एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, जितने भी एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, बेसिकली एबायोटिक फैक्टर, ये हाईली वेरिएबल हैं या हाईली डायनेमिक नेचर के होते हैं। ये जो है हाईली डायनेमिक नेचर के या वेरिएबल नेचर के हैं, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि हमारा सारा इकोसिस्टम या सारा इकोलॉजिकल स्टडी कहाँ पे है? अर्थ पे। ये डायग्राम मैंने पहले भी आपको बताया था। ये मैंने अर्थ का डायग्राम बनाया है। अर्थ के डायग्राम पे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है और ये 23 नॉर्थ और साउथ है। इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स। ये जो बीच का एरिया है इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ 1-2 बार इस बात को। इसके बाद ये जो 66 वाला एरिया, इसको हम टेम्परेट बोलते हैं और ये नॉर्थ और साउथ पोल है। अब हमारे अर्थ पे टेम्परेचर का जो सोर्स है वो सन है। सन जो है, इससे जो है इंफ्रारेड और विजिबल रेंज की लाइट हमें मिलती है। जो विजिबल रेंज की लाइट है, जिसे फिजिक्स में आप बिगोर नाम से पढ़ते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में वो लाइट वाला एबायोटिक फैक्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ IR जो होता है इंफ्रारेड, ये हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अर्थ के एक तो स्फेरिकल शेप, कर्वेचर होने की वजह से, और दूसरा सन के चारों तरफ टिल्टेड एक्सिस पे मूवमेंट करने की वजह से जो सनलाइट, जो टेम्परेचर है
वो यूनिफॉर्म ना होके वेरी करता है। किस किस तरीके से वेरी करता है ये समझा दो। एक जनरल ट्रेंड है जो मैंने ये ग्रीन से शो किया है, एक जनरल ट्रेंड्स है कि ट्रॉपिक्स पे देखिए यहाँ सनलाइट जनरली सीधी पड़ती है, ठीक है। ट्रॉपिक्स पे ये हो सकता है कि सीजन हो, जैसे जब इस जो है 23.5 नॉर्थ पे सीधा पड़ता है, इस ग्रीन लाइन को देखिए, तो यहाँ पे समर होता है जून के महीने में, और जब ये 23.5 साउथ पे सीधा पड़ता है तो दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, और जब ये इसके बियॉन्ड होता है तो विंटर होता है। तो समर और विंटर होने का मेन वजह क्या है कि जो सनलाइट है उसकी अवेलेबिलिटी, इसे इंसोलेशंस बोलते हैं, जो इसकी अवेलेबिलिटी होती है, इसके लिए वर्ड है इंसोलेशंस। आपके बुक में ऐसे ये वर्ड मेंशन नहीं है, जियोग्राफी की बुक में ये वर्ड आपने पढ़ रखा होगा, इंसोलेशन। तो जो इंसोलेशन है वही टेम्परेचर की वजह भी है। तो इस ट्रॉपिक्स में ऑलमोस्ट थ्रू आउट ईयर मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, और ट्रॉपिक से जैसे जैसे आप दूर पोल की तरफ जाते हैं तो एक जनरल ट्रेंड है टेम्परेचर कम होता जाता है। अब पोल तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, वहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर है। तो एक जनरल ट्रेंड्स क्या है कि अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से इस पे ट्रॉपिक से अगर हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ दोनों तरफ जाएंगे तो एक जनरल डिक्रीमेंट होगा टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर लगातार गिरेगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो चीज़ चेंज होता है कि मैंने बोला था अर्थ की रोटेशन की वजह से, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अर्थ की रोटेशन की वजह से ये सनलाइट कभी सीधी जो है इस 23.5 नॉर्थ पे पड़ती है कैंसर पे, और कभी कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। तो कभी नदर्न हेमिस्फीयर में और कभी सदर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होता है। तो एक सीजनल वेरिएशन होता है, ये चीज़ मैंने मेंशन की है। एक वेरिएशन होता है डे और नाइट का, और एक वेरिएशन जो आपको लैटिट्यूडनल बताया कि जब आप यहाँ इक्वेटर से इस पोल की तरफ जाएंगे तब भी इसमें वेरिएशन होगा। एक और वेरिएशन है जो मैंने इस रेड से शो किया है कि कोई हाई माउंटेन होता है, वो किसी भी जगह हो, तो इस हाई माउंटेन की जो हाइट है इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। इस एल्टीट्यूड की वजह से भी हाई हाइट पे जब आप इसके टॉप पे जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर लो होता है इन कंपेरिजन टू अगर आप बेस पे देख रहे हो तो ये सारा किस्सा रहा टेम्परेचर के वेरिएशन का, कि हमारे अर्थ पे टेम्परेचर वेरिएबल है, यानी जो चीज़ हमने लिखा कि एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर हाईली डायनेमिक होते हैं, उनमें से टेम्परेचर कोई उसका जो है कोई टेम्परेचर उस रूल को वायलेट नहीं करता, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी उसी तरीके से वेरिएबल होता है, और ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। इसी वजह से दिन का टेम्परेचर अलग है, रात का टेम्परेचर अलग है, विंटर का टेम्परेचर अलग है, तो समर का टेम्परेचर अलग है, हाई एल्टीट्यूड का टेम्परेचर अलग है, लो एल्टीट्यूड का टेम्परेचर अलग है। तो लैटिट्यूड में लो लैटिट्यूड मतलब जीरो लैटिट्यूड के आसपास जो हैं यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हाई लैटिट्यूड पे टेम्परेचर कम है। ये सारी वेरिएबिलिटी है, इतने डिग्री का वेरिएशन है। अब हम समझते हैं कि इस वेरिएशन का असर क्या पड़ता है। अल्टीमेटली आप पढ़ क्या रहे हैं कि एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि हमने टेम्परेचर को लिया, उस टेम्परेचर का असर क्या पड़ने वाला, यही तो हम स्टडी कर रहे हैं ना। तो आप देखो उसका असर क्या पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म में जैसे हम डेजिग्नेट कर देते हैं किसी एक प्लांट को या किसी एक एनिमल को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो बना तो होता है सेल से, और इसके दो फॉर्मेट होते हैं, या तो यूनिसेलुलर, ठीक है, या मल्टीसेलुलर, इसी फॉर्म में लाइफ है। और चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, तो एक सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल के अंदर जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। जैसे ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है A+B, और यहाँ एक एंजाइम इसे कंट्रोल कर रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है C। ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं, जैसे कि आपने एक ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, एक क्रेब्स साइकिल पढ़ा है, एक केल्विन साइकिल या C3 साइकिल पढ़ा है।
तो उसमें आपने देखा है ना कि हर स्टेप को कंट्रोल करता है एक एंजाइम। और एक चीज़ और आपने पढ़ा है कि हर एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अच्छा वर्क करता है। तो अगर हम टेम्परेचर रेंज और एंजाइम के एक्शन की उसके काइनेटिक के बीच जो है अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से वेल शेप हमें ग्राफ मिलता है। जैसे हम जनरली पाते हैं कि 25 to 35 डिग्री का जो रेंज है, इस रेंज में हमारे बॉडी की ज़्यादातर एंजाइम मैक्सिमम आउटपुट देती हैं। ठीक है, तो जब वो मैक्सिमम आउटपुट देती हैं तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि वो हमेशा जो है 25 से 35 तक का टेम्परेचर मेंटेन रखे। इसीलिए हमारे बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। अगर आप जो है पूरे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को देखेंगे तो पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ बर्ड और मैमल ऐसे हैं जो वार्म ब्लडेड है, जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है। बाकी के बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं है और पूरे प्लांट में किसी का भी टेम्परेचर फिक्स नहीं है। तो फिर इनके साथ क्या होता है, देखो अब इनके साथ क्या होगा कि एक बात ये जानिए कि ये अब अर्थ है, इस अर्थ पे 3 रीजन है। जैसे ये एक रेड वाला रीजन मैंने बनाया है, ये कोल्ड रीजन है, टेम्परेट रीजन है, ये भी टेम्परेट रीजन है, और ये ट्रॉपिक्स का रीजन है रेड वाला। जो ट्रॉपिक्स का रीजन होता है यहाँ पे पूरे साल का मीन एनुअल जो टेम्परेचर है, अगर पूरे साल के टेम्परेचर का एवरेज लेंगे तो बहुत चेंज नहीं होता है। यानी साल भर जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री के बीच ही रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं। दिन और रात में भी वेरिएशन नहीं होते हैं, सीजनल वेरिएशन भी नहीं होते हैं। यानी कि ये जो वेरिएबिलिटी थी, न तो लैटिट्यूड का वेरिएशन है, न तो सीजन का वेरिएशन है, न तो डे और नाइट में ज़्यादा वेरिएशन है। तो एक तरीके से अगर एनिमल के जैसे आपको पता चला कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का असर किस पे पड़ता है, एंजाइम की काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स का मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी पे। जैसा कि आपको पता है कि अगर इस रेंज से, ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम डीनेचर्ड हो जाती है, और अगर ज़्यादा लो टेम्परेचर मिला तो इनएक्टिव हो जाती है। और दोनों ही केस में एंजाइम का रिएक्शन रुक जाएगा, मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, और मेटाबॉलिज्म ही तो होमियोस्टेसिस है, और होमियोस्टेसिस ही तो परफॉर्मेंस है, लिविंगनेस है। तो एक तरीके से टेम्परेचर बहुत क्रूशियल हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना ऑप्टिमम परफॉर्म करे, यानी कि वो बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को जिए। यानी कि वो ऑप्टिमम परफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि उसकी सर्वाइवल का फिटनेस, जो डार्विन ने हमें बताया था ना, फिटनेस एक होता है सर्वाइवल फिटनेस, एक होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो जो सर्वाइव करेगा वही तो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो सबसे अच्छा तो उनके लिए यही होगा कि सबसे कम, जहाँ पे सबसे कम वेरिएशन है वहीं पे रहें। और यही वजह है कि इस ट्रॉपिक्स में, जो कि अर्थ का एक छोटा पार्ट है, आप बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में जाके देखना, वहाँ डेटा मेंशन है, यहाँ अर्थ की मेजॉरिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंसंट्रेटेड है, मैक्सिमम है। और जैसे जैसे इस ट्रॉपिक से दोनों तरफ दूर आप पोल्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे आपको बायोडाइवर्सिटी में उसकी जो रिचनेस है वो डिक्रीज होती जाएगी। उसके पीछे ये टेम्परेचर बहुत बड़ा रीजन है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है कि इस वजह से टेम्परेचर का, और यहाँ जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में क्या है, टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर का रेंज बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। मतलब यहाँ कुछ एक ऐसी जगहें भी हो सकती हैं जहाँ 5 डिग्री से लेके 35 डिग्री, 30 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ वेरिएशन कितना हुआ, 10 डिग्री का, और दूसरे में मैं कह रहा हूँ कि वेरिएशन जैसे ये 5 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ जो एंजाइम होगी इसे 30 डिग्री के वेरिएशन पे अपने आप को ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और जो एंजाइम, जो आपको मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसमें 20 to 25 डिग्री है, तो यहाँ सिर्फ 5 डिग्री का वेरिएशन है
और यहाँ 30 डिग्री का वेरिएशन है। जो नैरो वेरिएशन वाली एंजाइम होती हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है स्टीनो। थर्मल का मतलब टेम्परेचर से है, स्टीनो का मतलब नैरो रेंज। जैसे नैरो रेंज कहाँ होगी? इन ट्रॉपिक्स में, क्योंकि ट्रॉपिक्स में ये सारे वेरिएशन क्या हैं? बहुत लिमिटेड हैं। तो जब ये वेरिएशन नहीं होंगे तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको इस बिहाफ पे हम क्या बोलते हैं? स्टीनोथर्मल। जबकि ये इसके दोनों तरफ जो है यहाँ सीजनली, जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, दिन रात, सीजन या लैटिट्यूडनल, कोई भी वेरिएशन, तीनों को अगर एक साथ ऐड कर दिया जाए तो इन जगहों पे वेरिएशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? उनके लिए वर्ड होता है यूरीथर्मल, यानी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो उनके लिए जब ये ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ इस कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखेंगे। तो टेम्परेचर का ओवरऑल असर क्या पड़ा? टेम्परेचर का ओवरऑल जो असर है, टेम्परेचर एज ए एबायोटिक फैक्टर जो सबसे अधिक असर डालता है ऑर्गेनिज्म पे, उसका अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन जैसा मैंने बताया कि वो ट्रॉपिक में कंसंट्रेटेड है और उसके बाद वो पॉपुलेशन वैसे डाउन होती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरी होता है। जैसे इस पोल पे पोलर बियर है तो वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि उसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए या एंजाइम के काइनेटिक्स को मेंटेन करने के लिए एक लंबे टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। तो वहाँ सर्वाइवल इतना आसान नहीं होगा। इसलिए सालों के एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन में बहुत कम जो है, बहुत कम ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहने के लिए एडॉप्ट हुए। ठीक है, अभी और भी बातें आएंगी, जैसे कि अगर प्लांट भी कम होगा तो प्लांट एक और भी चीज़ करते हैं ना, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस भी तो एक रिएक्शन ही है ना। फोटोसिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो भी एंजाइम से कंट्रोल होता है। अगर लो टेम्परेचर होगा, भले लाइट हो, अगर टेम्परेचर लो हो गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगी और फोटोसिंथेसिस उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो प्लांट जिन फूड का प्रोडक्शन करेंगे वो लो अमाउंट में होगा, तो उस प्लांट के फूड को खाने वाले एनिमल के लिए, यानी जब आप फूड चेन में जाएंगे तो उनके लिए जो आप बोलते हैं बायो प्रोडक्टिविटी वो गिर जाएगी और उसकी वजह से डाइवर्सिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड है। अभी आप सुनते जाओ, जब तीनों चारों को सुन लोगे ना तब ये चीज़ें आपको जुड़ा जुड़ा सा लगेगा और तब आपको समझ में आने लगेगा ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। अभी जस्ट इन्हें आप सुनिए और किताब में जो आपको दिया है उसे जस्ट पढ़िए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा मैं नेक्स्ट लेवल पे आता हूँ। मेरे ख्याल से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। नेक्स्ट लेवल इसका ये है, यहाँ ये चीज़ मैं आपको समरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, इसे फिर रिपीट कर देंगे, लेकिन अभी आप ये जान लो कि टेम्परेचर बदला। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आया और टेम्परेचर की चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें असर पड़ा। मतलब समरी ये है कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पे जैसे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 23 नॉर्थ, 23 साउथ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स। और हमारे पास ये चीज़ निकल के आया, ट्रॉपिक्स पे सारे जो है स्टीनोथर्मल जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके लिए ये बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पे एक नैरो रेंज ऑफ चेंज जो है टेम्परेचर में है। ठीक है, एक नैरो चेंज जो है टेम्परेचर में यहाँ पे है साल भर। और इसके ऊपर ये जो 66 है, ये जो 66 है, ठीक है, ये 66.5, 66.5, ठीक है, ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यहाँ ये पोल हो जाते हैं, इसको हम पोल बोलने लगते हैं। ये तो पूरा एकदम जमा हुआ जोन है, इसको फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं, फ्रिजिड। ठीक है,
ये जमा हुआ है, और ये जो एरिया है ना, मैं दूसरा कलर थोड़ा यूज करूँ, ये जो एरिया है, इसके बाद ये जो एरिया, इस एरिया में जो प्लांट हैं और जो एनिमल है, थोड़ा इनके बारे में बता दूं। जैसे यहाँ पे ये यूरीथर्मल है, ठीक है, यहाँ पे ये यूरीथर्मल यहाँ का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे विंटर और समर का जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे 2 सीजन होते हैं, विंटर और समर, उसमें बहुत वेरिएशन होता है। प्लांट में जैसे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? प्लांट जो विंटर में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, एक फॉल का सीजन होता है तो वो अपने सारे लीफ को शेड कर देते हैं ताकि लो टेम्परेचर पे वो जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। और वापस जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो उसमें नई बर्ड्स निकलती हैं और वो फिर से जो है एक्टिव फेज में आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें सर्दियों की बहुत कोल्ड क्लाइमेट और गर्मियों की उसके कंपैरिजन में एक हॉट क्लाइमेट के दोनों के लिए अपने बॉडी को एडॉप्ट करना पड़ता है। उसी तरीके से एनिमल को भी करना पड़ता है। यहाँ रहने वाले एनिमल, उन्होंने सालों में ये सीखा कि हम जो है एक एडाप्टेशन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो हाइबरनेट करती हैं, मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस समय अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर लेते हैं और ज़मीन में या कहीं जो है किसी केव में सो के अपने टाइम को बिताते हैं जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन चला न जाए, यानी एक्टिविटी उतनी प्रॉपर नहीं रहती है। इसी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। पोल पे जाने पे और बुरा कंडीशन है तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी और कम हो गई। अब जैसे कि एक एबायोटिक फैक्टर आपको पता लग गया कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एक एबायोटिक फैक्टर है। इस एबायोटिक फैक्टर का जो फीचर्स निकल के आया कि ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिकल इन द सेंस ऐसे है कि ये रिलेटेड है एंजाइम की काइनेमेटिक्स से, और एंजाइम का काइनेमेटिक्स किससे रिलेटेड है? एंजाइम का काइनेमेटिक रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म से, और मेटाबॉलिज्म किससे रिलेटेड होता है? तो मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से आपकी होमियोस्टैसिस आपकी मेंटेन नहीं रह सकती अगर मेटाबॉलिज्म न चले। और इसी चीज़ ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड होती है फिजियोलॉजी से, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेंटेन नहीं होगी। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं मेंटेन होगी तो यहाँ जो सर्वाइवल होगा वो सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होगा, वो हार्ड सर्वाइवल होगा। समझे इस बात को? तो ये कोई फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करता है। अब इसको काउंटर कैसे किया जाए? तो इसको काउंटर करने का 2 तरीका है, ठीक है। कुछ तो ऑर्गेनिज्म ने खुद को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। एक्चुअल में हर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ खुद को एडॉप्ट ही करता है, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म में आपको मैंने बताया था कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा तो लॉन्ग ड्यूरेशन में इसके लिए एक ही चीज़ है कि इसको एडॉप्ट कर लिया जाए। और ये बात कैसे आई होगी? थ्रू एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन। इसीलिए बोला जाता है इकोलॉजी किस तरीके से जुड़ा हुआ है एवोल्यूशन से। और जो शॉर्ट ड्यूरेशन है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में होमियोस्टैसिस या फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हमें ठंड लगती है तो शिवरिंग होती है, और अगर हम गर्म क्लाइमेट में होते हैं तो स्वेटिंग होती है। तो उस तरीके का मैनेजमेंट होता है, यानी कि थर्मो रेगुलेशंस, ठीक है। यानी कि इसमें होता है थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन की डिफरेंट मैकेनिज्म होती है जिससे जो है ये, लेकिन ये चीज़ बहुत परमानेंट नहीं है। अगर वो कंडीशन बहुत परसिस्ट करेगी तो उसे एडाप्टेशन चाहिए ही चाहिए। ऐसा थोड़े पूरे समय कांपते हुए
सेवरिंग करते हुए हम बिता सकते हैं, नहीं बिता सकते, उसकी एक लिमिट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि एक फैक्टर में हमें कितना पढ़ना है। यहाँ मैं एक बात कंफर्म कर दूँ, मैंने वैसे बोला तो था आपको पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। देखो, पूरे इस टॉपिक का जो क्रक्स है ना, पूरे इस टॉपिक का जो इसेंस है वो यही है, इन लाइनों में छुपा है कि हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ मेंशन है आपको इकोलॉजी, ये पेज नंबर 220, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। पहली लाइन है इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, which try to understand how the different organisms are adapted to their environment in term of not only survival but reproduction। जो मैं डार्विन की थ्योरी की बात कर रहा था कि ऑर्गेनिज्म के ज़िंदगी में दो ही मेन काम होते हैं, एक तो अपने आप को सरवाइव करना, ठीक है, किसी तरीके से जिंदा रहना। तो जिंदा रहने के लिए मैंने बताया बॉडी के सारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस का मतलब एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जो एक रेंज है, उसको मेंटेन करना। और किस मीन से वो मेंटेन करेगा, तो उस बात को हमने बोला डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्शन। जब वो डिफरेंट फिजियोलॉजी के एक्शन को परफॉर्म करेगा तभी वो मेंटेन करेगा, उससे वो सरवाइव करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्शन है, जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, एटलीस्ट ये। और जब इन्हें ये कर लेता है तो इसका जो मेन पर्पज होता है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। तो दूसरा चीज़ क्या होती है कि वो रिप्रोड्यूस करे और अपने नंबर को बढ़ाए। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का भी पार्ट होता है, तो पॉपुलेशन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब ही है रिप्रोडक्शन। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि जब हम इंडिविजुअल हैं तब भी तो हम जिंदा हैं ना, लेकिन हर इंडिविजुअल को एक मेटिंग पार्टनर जो है, एक मेटिंग पार्टनर जो है नेचर ने प्रोवाइड किया है। क्योंकि जब आप जो है मेटिंग पार्टनर के साथ बहुत सारे इंडिविजुअल को काउंट करते हैं तो उसी को हम स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, डेफिनीशन, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ वो जिंदा नहीं है, जिंदा होना, लिविंग होना तो ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, यानी सर्वाइवल इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, तो सिर्फ सर्वाइवल नहीं होना है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करे वो सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे। तो इसमें एक इनडायरेक्ट बात ये भी निकलेगी कि जिस जगहों पे ये सर्वाइवल ज़्यादा इजी होगी, यानी फिटनेस उतना हार्ड नहीं होगा। जैसे फिर से इस डायग्राम पे देखिए कि ट्रॉपिक में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, यहाँ इन्हें साल भर ये फिट रहते हैं, तो साल भर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। जबकि यहाँ इन जगहों पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है ट्रॉपिक से बियॉन्ड, यहाँ पे रिप्रोडक्शन ये सीजनल एक्टिविटी होती है। ये सीजन पर्टिकुलर में ये रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये पूरे साल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वहाँ माहौल ही नहीं है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझो कि लिजर्ड आप घरों में देखते हो, हम खुद ही एक, हमारी जो कंट्री है ना इंडिया, इसमें आधा ट्रॉपिकल है आधा टेम्परेट है, ठीक है। हमारी कंट्री है बहुत मज़ेदार। इसमें इसकी जो पोजीशन है, जैसे मैं इंडिया का एक मैप बनाऊं, कम चलाऊं, देखो ये जैसे हमारी कंट्री है ना, तो इस तरीके से ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से गुजरती है 23.5 नॉर्थ वाली, ये वाली लाइन
यहाँ से गुजरती है। तो इसके ऊपर जो हमारी कंट्री है वो टेम्परेट कंट्री है, ठीक है, और इसके नीचे जो कंट्री है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। तो हमारे यहाँ दो तरीके की मेजर क्लाइमेट होती है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में एक विंटर का सीज़न होता है जिसमें काफ़ी सर्दी का मौसम होता है, और फिर एक समर का सीज़न होता है। तो यहाँ रहने वाले एनिमल, जैसे इस नॉर्थ इंडिया में कोई जो लिजर्ड है, ठीक है, आपने ये घरों में ऑब्जर्व किया होगा, जो लिजर्ड है वो जैसे ही अक्टूबर के बाद वो गायब हो जाती है, अक्टूबर नवंबर के बाद वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। उसके बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन होगा। तो नवंबर में जब सर्दियाँ शुरू होती है तो लिजर्ड आपको दिखती नहीं है, ठीक है, और दिसंबर जनवरी फरवरी तो उनका अता पता नहीं लगेगा। लेकिन फिर आप देखते हैं कि मार्च अप्रैल में वो निकल जाती है, निकल के कीड़े खाना शुरू करती है। तो उसके पहले वो कहाँ थी? उसके पहले वो हाइबरनेट करती है। तो जब वो हाइबरनेट करते हैं तब वो बस जिंदा रहते हैं, उस समय कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो जब उस समय वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो फिर उसको रिप्रोडक्शन कब करना है? जब वो हाइबरनेशन से निकलती है, तब वो जो सीजन होता है, यानी कि जो स्प्रिंग का सीजन है, अप्रैल मई जून का जो सीजन है, इसी में इसे अपने बॉडी को ग्रो कराना है, रिप्रोडक्शन करना है, और उसके बच्चों को इतना बड़ा हो जाना है जल्दी से जल्दी कि वापस वो हाइबरनेट करने लायक हो जाएं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इंसेक्ट, जो बटरफ्लाई है वो जाड़े में नहीं दिखती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कैलेंडर के जो 12 महीने उसे एंजॉय नहीं करते हैं। इसको जो एनिमल आपको एंजॉय करते हुए दिखते हैं वो हम जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, जो एक्चुअल में अपने बॉडी में थर्मो रेगुलेशन की मैकेनिज्म रखे हुए हैं, या जिनमें कुछ स्पेशल एडाप्टेशन है, वही पूरे साल एक्टिव रहते हैं। हमारी कंट्री का भी जो टेम्परेट क्लाइमेट है ना, जो मैं बता रहा हूँ ऊपर का नॉर्थ इंडिया, वो भी थोड़ा माइल्ड है। यहाँ सर्दियाँ उतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन अगर आप रसिया में हैं, साइबेरिया की जो ठंड है, तो वहाँ फिर आप सोच सकते हैं कि वहाँ उन्हें हाइबरनेट और ज़्यादा करना पड़ेगा, और बहुत कम टाइम के लिए उन्हें टाइम मिलेगा जब वो एक्टिव रह सके। तो इसी वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डाउन हो जाएगी। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि एबायोटिक फैक्टर का असर क्या पड़ेगा ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, तो उसका क्रक्स तो यही है कि उसका असर यही पड़ता है कि उनके सर्वाइवल पे और रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे। जैसे कि टेम्परेचर का एग्जाम्पल लेके हमने देखा कि कैसे सर्वाइवल पे असर पड़ता है, और जब सर्वाइवल टफ होता है तो रिप्रोडक्शन के चांस कम मिलते हैं। जब रिप्रोडक्शन के चांस कम होंगे तो पॉपुलेशन का नंबर कम होगा, और बहुत सारी स्पीसीज का नंबर कम होगा, यानी कम से कम ऑर्गेनिज्म वहाँ रहने चाहेंगे। उसी बात को बताया मैंने कि डाइवर्सिटी भी फिर वहाँ कम होती है। जैसे इन बातों को जो मैं बताते जा रहा हूँ ना, इसको जब ऐसे देखोगे तब आपको और मज़ा आएगा, और आपको देखना चाहिए। देखो क्लासरूम रहता तो मैं तो ये आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि इसको आप देखिए, ठीक है। पेज नंबर खोल के आपको बताता हूँ कि आप इसको देखिए। जैसे आप देखेंगे पेज नंबर 261 पे, यहाँ मेंशन है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए मेंशन किया गया लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, और इसमें आपको दिखाया गया है कि लिखा गया है, जैसे देखो यहाँ लिखा गया है, इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल with a very few exception. Tropics latitudinal range 23.5 north to 23.5 south harbor the more species than the temperate and polar area। जैसे कि एग्जाम्पल है कोलंबिया इक्वेटर के पास है, लैटिन अमेरिका की एक कंट्री है, ठीक है। इसमें जो है 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड की हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका की एक कंट्री है जो 41 डिग्री लैटिट्यूड पे है नॉर्थ में। इसमें सिर्फ 105 जो है 105 स्पीसीज हैं, और ग्रीनलैंड जो 71 पे है वहाँ ये नंबर और कम होके सिर्फ 56 हो गया है। समझे इस बात को?
तो यहाँ वो नंबर मेंशन है। अब जैसे जब आप क्लासरूम में होते हो तो मैं आपको टेक्स्ट बुक में तुरंत बोलता हूँ ये पेज नंबर खोलो और आप उस पेज नंबर पे ये लाइन मेंशन है और उस लाइन को आपको हाईलाइट करवाता हूँ। अभी जैसे आप मेरे साथ फिजिकली नहीं हो तब भी मैं उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरी है किसी दूसरे चैप्टर में कोई बात, कोई कोटेशन मेंशन है जिसका इस चैप्टर से इंटरलिंक है तो मैं उसे आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका काम है। मैं पेज नंबर आपको बार बार बोल देता हूँ जब भी बुक की कोई लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो आप भी उसे ऐसे अवॉइड मत किया करो। वीडियो को पॉज करिए और उस पर्टिकुलर जो है उस पर्टिकुलर लाइन को आप देखिए और उस लाइन को देखने के बाद उसे ऐड कर लीजिए कि किससे किसका क्या रिलेशन है। मीनिंग ये कि इस एबायोटिक फैक्टर में ये नोट कर लीजिए कि जब इसे पढ़ना है तो पेज नंबर इतने पे इस लाइन को भी पढ़ना है इसके साथ। ये इस पे लिख लीजिए पेंसिल से या पेन से, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हों तो उसे आप रिपीट कर पाएँ। ठीक है, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया मिलने लगा होगा कि एबायोटिक फैक्टर पढ़ने का मतलब क्या है और एबायोटिक फैक्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जा रहा है और उसमें टेम्परेचर कितना रेलिवेंट था मतलब है, था मतलब लेक्चर से पहले। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरे सारे लेक्चर आपको यूजफुल लगते हों, अगर यूजफुल लगने ही चाहिए, अगर आप एक पढ़ने वाली स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आपको ये नीट एग्ज़ाम में जब इस तरीके से इस पैटर्न से आप पढ़ेंगे और जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो ये आपको यूजफुल लगेंगे ही, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तब आपको बेहतर फील होगा, तब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो अगर आपको इसे पढ़ने के बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी बेनिफिट उठा सकें। तो अभी देर न करते हुए मैं दूसरे को स्टार्ट कर देता हूँ। जो दूसरा जो इसमें फैक्टर है उस पे आते हैं। तो देखो दूसरा जो फैक्टर है वो हम कौन सा लेंगे, वाटर। जैसे एक हमने पढ़ लिया टेम्परेचर, अब हम देखेंगे वाटर के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, हमें वाटर के बारे में पढ़ना है। वाटर एबायोटिक फैक्टर है, इसको समझना है। देखो एक बात और है जो टेम्परेचर वाले में ही मेंशन किया गया था, थोड़ा मिस हो गया, मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि हमारे अर्थ पे, जो हमारा अर्थ है, इस पे जनरली दो तरीके की इकोसिस्टम है। लाइफ तो हमेशा इकोसिस्टम में ही है ना, क्योंकि इकोसिस्टम ही एक रियल ऑटोनॉमस इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक यूनिट की तरह वर्क करता है। इसको हम दो तरीके के इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे अर्थ पे अगर मेजर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, एक है टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और दूसरा है एक्वेटिक, यानी एक पानी वाला एक जमीन वाला। ठीक है, इनको भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं। जैसे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक है, जैसे कि स्वैम्प, एम्फीबियस कंडीशन, जैसे कि डेजर्ट। समझे इस बात को, अलग अलग कंपोजिशन में। ऐसे ही एक्वेटिक को हम डिवाइड करते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, ठीक है, जैसे कि मरीन का मतलब ओशियंस, जो ओशियंस हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर, जहाँ इंटरमीडिएट रेंज की
सैलिनिटी होती है। फ्रेश वाटर में भी एक स्टैग्नेंट होता है, जैसे पॉन्ड्स है ना, लेक, और एक होता है फ्रेश वाटर में जो मूव करता हुआ है, जैसे रिवर, ठीक है, बहता हुआ पानी जो है, इसे लोटिक बोलते हैं, इसे लेंटिक बोलते हैं, इसे लोटिक बोलते हैं। मेजर तो दो ही क्लासिफिकेशन है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो इस तरीके से हमारे अर्थ पे, जैसे मान लीजिए ये कोई कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंट है ये क्या बना रहा है, टेरेस्ट्रियल, और ये सारे ओशियंस हैं, और ओशियंस क्या बना रहे हैं, ओशियंस करीब जो है 75% है और ज़मीन करीब जो है 25% है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन तो ओशियंस का है, मतलब ओशियंस बड़ा जो है इकोसिस्टम बनाता है, लेकिन इसमें भी धोखे हैं, वो चीज़ अभी आपको समझाएंगे। मेन बात टेम्परेचर को लेके जो थी, तो टेम्परेचर को देख लीजिए। टेम्परेचर में जैसे आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट की जो पोजीशन है, कि कॉन्टिनेंट कहाँ पड़ रहा है। कॉन्टिनेंट देखो, ये जैसे ट्रॉपिक्स में, जैसे अफ्रीका ऐसे ट्रॉपिक में है, या कोई कॉन्टिनेंट इस तरीके से जैसे कनाडा जो है टेम्परेट में है, उसी तरीके से ओशियंस का भी ये ओशियंस का भी ट्रॉपिक रीजन है और ये ओशियंस का टेम्परेट रीजन है। तो यहाँ जो समुद्र हैं ये कोल्ड सी हैं और यहाँ जो हैं ये हॉट सी हैं। तो इसी चीज़ को मेंशन किया गया कि इन हॉट सी में एक फ़िश मिलती है, टूना फिश, ठीक है, लेकिन इस कोल्ड एनवायरनमेंट में टूना फिश ना मिलके यहाँ पे मिलती है सॉल्मन फिश, ठीक है, क्योंकि वही फिर से हम उसी चीज़ को लेंगे कि यहाँ पे इसके बॉडी के एंजाइम कोल्ड एनवायरनमेंट पे रहने के लिए अडेप्टेड है और इसके जो है हॉट। तो यहाँ पे वैसी क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा टेरेस्ट्रियल लैंड पे हो रहा था वैसा इक्वेटिक में भी होता है, ये बात आपको बताना चाह रहे थे। ऐसे ही लैंड में आपको मेंशन किया गया था कि कोल्ड कंट्रियों में स्नो लेपर्ड होते हैं, ठीक है, तो इन ट्रॉपिक्स में एलिफेंट होते हैं, ठीक है, कोल्ड कंट्री में एलिफेंट नहीं होता है, समझे इस बात को। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ज़मीन पे स्पीसीज का है या ऑर्गेनिज्म का है, वैसे ही पानी में भी है। तो एक्वेटिक, और इसको आपको ध्यान में रखना। अभी हम चलते हैं वाटर एज एबायोटिक फैक्टर। तो वाटर को जब हम एबायोटिक फैक्टर ले रहे हैं तो पहले इस बात को समझें कि अर्थ पे दो तरीके के इकोसिस्टम हैं। हमारी अर्थ पे दो तरीके का इकोसिस्टम, एक टेरेस्ट्रियल, एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल सिस्टम में जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है ना, ये लेस है, ये लेस अवेलेबल है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है। ये जो डिफरेंट टाइप के आप हैबिटेट के टाइप देख रहे हैं ना, ग्रासलैंड में जो बारिश है ये 50 सेंटीमीटर तक होती होगी, फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर तक होती होगी, स्वाम्प में 250 सेंटीमीटर तक होती होगी, तो डेजर्ट में लेस देन 50% होती होगी। समझे इस बात को। यानी कि जो ज़मीन पे पानी एक तो एक्वेटिक से कम तो है ही, और वो भी एक जैसा नहीं है। पानी कभी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश है तो कहीं पे बहुत कम है, ठीक है। तो इसी वजह से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के भी टाइप हैं, ये सब इसी बात पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे आपने बायोम में पढ़ा था ना कि बायोम किस पे डिपेंड करता है, दो ही बातों पे डिपेंड करता है, मीन एनुअल टेम्परेचर क्या है और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या है। आपको डायग्राम दिखाया था ना आपको, तो मीन एनुअल टेम्परेचर और वो फ़र्क डाल रहे थे। वैसे ही हम अभी फोकस हमारा सिर्फ एक फैक्टर पे है, और वो फैक्टर हमने क्या लिया है, वो हमने लिया है अभी वाटर की अवेलेबिलिटी।
अब अगर आप एक्वेटिक सिस्टम में देखेंगे तो एक्वेटिक सिस्टम में तो पानी है, तो यहाँ पानी की यहाँ जो प्रॉब्लम थी ना, ये क्वांटिटी ऑफ वाटर थी, क्वांटिटी वाइज वाटर कितना अवेलेबल है। यहाँ पे क्वालिटी वाइज वाटर के ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वालिटी में क्या देखा जाता है, सैलिनिटी, कितना उसमें सॉल्ट है, पीएच, और कितना उसका पीएच रेंज है। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा हाई सैलिनिटी वाला पानी है, ठीक है। ये इसके कंपैरिजन में लो है, बट ये भी सलाइन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये लो सलाइन है, ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स है, और ये लोएस्ट है, ये सबसे कम जो है सलाइन है। तो ये तो रहा कि वाटर कैसे असर डाल रहा। अब वाटर का असर भी डिस्ट्रीब्यूशन पे पड़ता है। जैसे देखो, डेजर्ट में बहुत कम स्पीसीज हैं, ग्रासलैंड में उससे ज़्यादा हैं, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा है, स्वैम्प में भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, पानी ज़्यादा है तो स्पीसीज ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ के लिए पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी अर्थ पे। अब देखो, अब जो चीज़ यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं, ये तो पानी का खेल हो गया कि पानी के क्या क्या चीज़ है। अब ये देखेंगे कि पानी का असर क्या पड़ता है। तो फिर उसी तरीके से देखो कि वाटर का असर कैसे पड़ेगा। लिविंग तो बना होगा सेल से, एक सेल के फॉर्म में देखो तो सेल के फॉर्म में आपको पता लगेगा कि जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में जो सॉल्वेंट है यही खुद क्या है, वाटर है, और इसका अमाउंट मोर देन 90% है जनरल, ठीक है। तो ये जो वाटर का इम्पोर्टेंस है कि सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन इस पानी वाले माहौल के अंदर ही होते हैं। समझ रहे हैं इन बात को। सारा जो रिएक्शन है, सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर ही होता है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ही होता है। तो इन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को होने के लिए इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है तो फिर ये रिएक्शन नहीं होंगे। अब पानी को सिर्फ एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं मेंटेन किया जाता है। जो वाटर का जो नीड है, वाटर जो है हमेशा सॉल्ट के साथ है। सॉल्ट और वाटर का जो कंसंट्रेशन है, इसके लिए वर्ड आता है ऑस्मोरेगुलेशन। जैसे आप उसमें पढ़ते थे एनिमल किंगडम में, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मोरेगुलेशन भी करते थे। जैसे हमारी किडनी में ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है और एक्सक्रीशन भी करता है। ऑस्मोरेगुलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ऑस्मोरेगुलेशन ही रेगुलेट करता है कि बॉडी में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहेगी। और ये कंसंट्रेशन जो है मेम्ब्रेन पे असर डालता है। जैसे कि आपको पता है कि मेम्ब्रेन से पानी जो है अंदर और बाहर आ जा सकता है। इस प्रोसेस को 11th में आपको पढ़ाया गया था, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर कम है। तो इस वजह से जब हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मैनेज करते हैं तभी पानी उससे मैनेज होता है इनडायरेक्टली। और पानी जब मैनेज रहेगा, पानी अगर पूरे उतने अमाउंट में है जितनी उससे नीड है, तब तो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रॉपर चल रही होंगी। जो पानी हमें चाहिए वो पानी लिक्विड फेज में चाहिए। इस वजह से अगर हम अर्थ पे फिर से देखें ना, तो एक्चुअल में फिर से वही चीज़ हमें ये मिलता है कि अगर अर्थ के डायग्राम पे देखें तो ये जो ट्रॉपिक्स है ये फिर से बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। ये जो टेम्परेट कंट्रियाँ हैं, यहाँ टेम्परेट कंट्रियों में क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो जब तक स्नो पिघलता नहीं है, जब तक ये लिक्विड फॉर्म में ना आए, तब तक ये बायोलॉजिकली बेकार होता है। पोल पे तो ये हमेशा स्नो फॉर्म में है,
तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कम हो जाता है, जबकि ट्रॉपिक्स में ये लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है। इस वजह से यहाँ पे फिर से स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे आपके बुक में देखो, जो आर्गुमेंट आपके बुक में पेश किए गए हैं, देखो ये पेज नंबर 222, यहाँ मेंशन किया गया है वाटर। इसमें कुछ एक चीज़ आप जान लो कि टेम्परेचर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वाटर का है। इसमें एक वर्ड मेंशन है, ये आपको पता है कि लाइफ की ओरिजिन ही पानी में हुई थी, जो आपने एवोल्यूशन में पढ़ा था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ मेंशन की गई है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जैसे मैं ओरिजिनल लाइन पढ़ रहा हूँ, इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट that only special adaptation make it possible to live there. The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. अब ये चीज़ आप सोचो कि किस तरीके से प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन पे वाटर असर डाल रहा है। तो रिएक्शन क्या आप लिखते हो, CO2, H2O, सनलाइट, और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे ये वाटर किस चीज़ को रेगुलेट करता है, फोटोसिंथेसिस को। तो प्लांट लाइफ कहीं भी सपोर्ट तभी करेगी जब वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होगी। अगर वाटर के साथ साथ वहाँ लाइट भी प्रॉपर कंडीशन में है, टेम्परेचर भी प्रॉपर कंडीशन में है, जैसा कि ये ट्रॉपिक्स में होता ही है। ट्रॉपिक्स में लाइट भी प्रॉपर है, टेम्परेचर भी प्रॉपर है, इसी वजह से यहाँ एक हाई बायोडाइवर्सिटी की कंडीशन एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जब बहुत सारा प्लांट होगा तो प्लांट पे जब बहुत सारा प्लांट होगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी, जो बायोमास बन रहा है, उस पे फूड चेन और फूड वेब से बहुत सारे एनिमल भी उससे अटैच रहेंगे, और उस सराउंडिंग की, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसको आपको बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अभी हम एक और टॉपिक पे आते हैं। ये कंडीशन है टेरेस्ट्रियल सिस्टम में। एक्वेटिक सिस्टम का क्या? एक्वेटिक सिस्टम में जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ वाटर इस तरीके से असर नहीं डाल रहा, यहाँ वाटर का असर है सैलिनिटी के टर्म में। तो इस तरीके से आप दो तरीके के सिस्टम बना सकते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर। देखो इसमें भी ये ब्रैकिश वाटर, और ये एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी जो स्पीसीज है, ठीक है, तो ये सेल से बनी है, इसके अंदर सॉल्ट और वाटर है, और बाहर भी वाटर होता है प्लस सॉल्ट होता है। तो जैसे अगर आप बोलो कि मरीन सिस्टम है, तो मरीन सिस्टम वो है जहाँ पे ये सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो गई। इसका मतलब यहाँ पानी ज़्यादा हो गया, तो पानी यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन इस पानी को रोकना ज़रूरी है, नहीं तो ये मरीन ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ओशियन में रहने वाले जितने ऑर्गेनिज्म हैं, इनको एक स्पेशल एडाप्टेशन करना पड़ता है ऑस्मो रेगुलेशन का, कि एक्स्ट्रा सॉल्ट बॉडी से बाहर न जाए। तो जनरली ये क्या करते हैं ना, कि सॉल्ट को होल्ड करते हैं या एक्सक्रीटरी मटेरियल के फॉर्म में यूरिया को ऐड कर देते हैं। तो यूरिया इनके ऑस्मोटिक वैल्यू को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके ऑस्मोटिक वैल्यू को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ये पानी बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब इस वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनको जो है, जो साल्ट वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर फ्रेश वाटर में रख दोगे तो उसके लिए भी चैलेंज हो जाएगा। जैसे ये साल्ट वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, बाहर ये ज़्यादा कंडीशन था, अब इसे तुमने रख दिया बाहर, जो है
वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट कम है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा और ये बाहर वाटर सॉल्ट कम है, तो इसके अंदर बहुत सारा पानी आएगा और इसकी बॉडी ब्रस्ट कर जाएगी। इस वजह से ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिज्म मरीन एनवायरनमेंट में होते हैं तो वो मरीन सैलिनिटी को टॉलरेट करने के लिए बने होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में होते हैं वो फ्रेश वाटर सैलिनिटी को टॉलरेट करने के लिए बने होते हैं। अब कभी कभी वाटर बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं, जैसे ओशियन, रिवर जो है जब ओशियंस में मिलती है तो उसमें सैलिनिटी बहुत चेंज होती है। तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो ओशियन में रहती हैं लेकिन नदी में ऊपर तक जाती हैं, तो इस बिहाफ पे यहाँ टर्म क्रिएट किया गया है। उस टर्म के इम्पोर्टेंस को समझो। यहाँ टर्म क्रिएट किया गया है सैलिनिटी के लिए, जैसे आपको टेम्परेचर के लिए था स्टीनोहेलाइन एंड यूरीहेलाइन, ठीक है। स्टीनो का मतलब जो नैरो रेंज में रहे और यूरी का मतलब है कि जो वाइड रेंज में रहे। तो जो स्पीसीज यूरीहेलाइन नेचर की होगी वो लंबे दूरी तक, लंबे जो है स्पेस तक वाटर बॉडी जो डिफरेंट सैलिनिटी डिफरेंट उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो माइग्रेट कर सकती है। और जो स्टीनो नेचर की होगी उसका माइग्रेशन बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि सैलिनिटी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे वैसे ही असर डाल रही है जैसे असर डाल रहा था जैसे असर डाल रहा था टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ एक बात और बताऊँ मैं कि हाँ रुको एक मिनट, इसमें एक बात और आपको मेंशन की गई है, जैसे फैक्ट है तो ये फैक्ट मैं बता दूँ। देखो जैसे यहाँ मेंशन है फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्वालिटी chemical composition and pH of the water become the important. Salt concentration measured in the salinity per 1000 less than 5 in inland water जैसे river, ponds, lake, and 30 to 35 C and more than 100% in hypersaline lagoon. कुछ हाइपर सैलून लगून्स होती हैं, जैसे लद्दाख में, इंडिया में लद्दाख में सांभर लेक है, इन सब में जो है सैलिनिटी इससे ज़्यादा है। तो इन सारी जगहों पे रहने के लिए यही स्पेशल एडाप्टेशन होते हैं जिसे स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल हम बोलते हैं। इसकी वजह से जो चीज़ मैंने आपको बताया कि ये माइग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि एक फ़िश होती है हिल्सा फिश, एक आपको मेंशन है वो आप जानो एनिमल किंगडम में आपको मेंशन है पेट्रोमाइजान साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। कार्डेटा में आपको मेंशन है मिक्सिन और साइक्लोस्टोमेटा। आप एक बार उसे नेट पे देखना उनके माइग्रेशन एक्टिविटी को, और जो अभी मैंने सॉल्मन फिश बताई थी उसको भी आप चेक कर सकते हो। सॉल्मन फिश ओशियन और फ्रेश वाटर दोनों में मूव करती हैं, इसी तरीके से ये पेट्रोमाइजान भी करता है। इसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में एक फ़िश होती है हिल्सा, वो भी माइग्रेट करती है। तो इनके बारे में आप चाहो तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा चेक कर सकते हो। देखो इकोलॉजी पढ़ते वक्त ना आप नेट को यूज करोगे तो आपको और मज़ेदार लगेगा और आपको करना भी चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे लाइट, और उसको हम रखते हैं अगले के लिए। लाइट और सॉइल को मैं एक साथ बताऊंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। अभी तक का जो टोटल डिस्कशन है इसमें हमें ये पता लगा है कि जो दो एबायोटिक फैक्टर हैं टेम्परेचर और वाटर, इनका जो है असर पड़ता है। इससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का और एनिमल का, वो अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है या क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है एक्वेटिक सिस्टम में, और टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, उस वेरिएशन को मैनेज करते हुए स्पीसीज रिचनेस
या जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हमने एक ट्रेंड देखा है। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।